दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी एक सपना रेतीला। दीक्षा चौधरी महज 19 साल की हैं और राजस्थान के गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव ततारसर की रहने वाली हैं। आजकल सीकर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। रेगिस्तान के दिसंबर की बात ही कुछ अलग होती है। कीकर पर थमी ओस की बूंदें धूप निकलते ही मोतियों सी चमकने लगती हैं। नन्हे नारंगी फूलों से लदे रोहिड़े जैसे सम्मोहन की कला जानते हैं और इससे भी खूबसूरत रेतीले टीलों की चुप्पी तोड़ते भेड़ों के झुंड। मैं जब जब क्रिसमस बेल सुनती हूँ, मुझे रेगिस्तान से गुजरता वही भेड़ों का झुंड नजर आता है। उनके गले में बंधी घंटियों का संगीत सुनाई देता है और सुनाई पड़ती है राजस्थानी गीत गुनगुनाते उस बूढ़े गडरिये की आवाज। मारू थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोला दूजे मारवन, तीजो कसुमल रंग। सर पर बंधा लहरिये वाला साफा, मैली कुचैली धोती, कंधे पर लटकती लाठी में बंधा कलेवा जिसे वो गडरिया भूख लगने पर किसी पेड़ से टेक लगाकर खा लेता है, काचर की चटनी या केर के अचार के साथ सूखी रोटियां। मैं अक्सर उन गडरियों के बारे में सोचती हूँ। क्या उन्हें पता होगा कि दुनिया के एक कोने में उनकी ही उम्र का एक आदमी सैंटा के नाम से जाना जाता है? फर्क इतना है कि वो साफा नहीं, लाल टोपी पहनता है। उसके कंधे पर सूखी रोटियों वाली पोटली नहीं, तोहफों वाला झोला लटकता है और वो राजस्थानी गीत के बजाय जिंगल बेल गुनगुनाता है। थिएटर तालियों की आवाज से गूंजा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। एक्सीलेंट प्ले मीनू, बहुत बहुत अच्छा नाटक लिखा है तुमने। मेरे तमाम कलीग्स मुझे बधाई दे रहे थे। आज मेरे लिखे पहले नाटक की फाइनल रिहर्सल थी। मैंने अपना फोन निकाला और माँ का नंबर डायल कर दिया। अपनी यह खुशी मैं सबसे पहले उनसे ही बांटना चाहती थी। उन्हीं की वजह से तो ये आ पाई थी मेरे हिस्से में। अगर माँ ने मेरे सपनों की लड़ाई न लड़ी होती तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। अपने गांव की बाकी लड़कियों की तरह स्कूल खत्म होते ही मुझे भी घर बिठा दिया जाता, या शायद शादी। हेलो माँ। हाँ मीनू, हो गया नाटक? किसो को हो? माँ ने मेरी आवाज सुनते ही पूछा। कितनी उतावली थी वो जानने को। बहुत बहुत अच्छा माँ, सबको बहुत पसंद आया, मैंने चहकते हुए कहा। मन तो पतो हो, तू यहीं डरेगी। माँ का ये भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत था। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी आज। अपने सपने को हकीकत होते देखने से सुखद शायद ही कुछ और होता होगा। माँ मेरे प्ले के बारे में और बातें पूछ रही थीं, हमेशा की तरह टाइम पर खाना खाने, जल्दी सो जाने, अपनी सेहत का ख्याल रखने की हिदायतें दे रही थीं। और मैं सोच रही थी काश मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी होने का ये एहसास माँ को भी दे पाऊं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उनके मन में कहीं गहरी छुपी बैठी उन ख्वाहिशों के बारे में जान पाना जिन्हें वो कभी किसी से नहीं कहती, शायद खुद से भी नहीं। रेगिस्तानी गांव की शामें बेहद संगीतमयी होती हैं। खेतों से घर लौटती ऊंट गाड़ियां, ऊंटों के गले में बंधे गोरबंद की आवाज और किसी घर की मुंडेर पर बैठी कमेड़ी का गान। माँ ने कमेड़ी के इस राग को भी शब्द दे रखे थे। मीनू सुन कमेड़ी के केवे, माँ मुझसे कहती और फिर हूबहू कमेड़ी की ही धुन में गाती। पीसू पाऊं पीसू पाऊं, यानी मैं अनाज पीसती हूँ और फिर पकाती हूँ। एक ठेठ जमींदार परिवार की औरत का जीवन कैसे सिमट जाता है इन दो शब्दों में, मेरी माँ का भी सिमटा था। पर मैंने माँ को कभी इस बात के लिए कोई मलाल मनाते नहीं देखा। माँ सुबह सुबह जल्दी उठ जाती थीं।
मैं उठती तब तक तो वो गायों को चारा डाल चुकी होती, दूध निकालना, उपले सुखाना जैसे सारे काम निपटा चुकी होती। और इन सारे कामों के दौरान उनके साथी होते वो मोर जो हर सुबह हमारे आंगन में, छत पर या उपले जोड़कर बनाए बटोड़े के पास आते थे। मैंने माँ को अक्सर उन मोरों से बातें करते सुना था। वो दोस्त थे उनके, पक्के दोस्त। मैं थिएटर से लौटकर पैकिंग कर रही थी। कल मुझे गांव जाना था। बैग में सामान जमाते जमाते जाने क्यों मैं माँ के बारे में ये सारी बातें सोच रही थी कि कैसे वो छोटी छोटी बातों में इतनी खुशी ढूंढ लेती हैं। माँ कभी घर से निकलती नहीं थी। वो न कभी मेरे स्कूल आई थी न कॉलेज। गांव के स्कूल में जब भी कोई काम पड़ता तो सबकी तरह मेरे भी पापा ही आते। और मैं जब कॉलेज के लिए पहली बार गांव से जयपुर आई तब भी मुझे छोड़ने पापा ही आए थे। किशोर के तरह कॉलेज बहुत मोटो होसी नहीं, बट छोरा छोरियां सागे पढ़ा। माँ के पास छोटे छोटे न जाने कितने सवाल थे और आंखों में सब जान लेने की गहरी इच्छा। माँ आप खुद चल के क्यों नहीं देख लेती? एक बार भी नहीं आई आप? मैंने पूछा तो माँ चुप हो गई थी। पहली बार उनके चेहरे पर उदासी देखी थी मैंने। माँ पापा के लिए खेत में भात लेकर जाती थी। जल्दी से घर का काम निपटा कर तैयार होती। नई ओढ़नी ओढ़ती, आंखों में काजल लगाती, बालों में परांदा और माथे पर सुंदर सा बोरला। कितनी सुंदर लगती थी माँ, किसी नन्ही गुड़िया जैसी। मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की न बोली मन खारी लागे। माँ धीमे धीमे गुनगुनाती और सर पर भात उठाकर चल पड़ती। मैं अक्सर सोचती कि वो खेत जाने के लिए इतना सजती क्यों हैं, इतनी खुश क्यों होती हैं। लेकिन अब इन सवालों के जवाब समझ आने लगे थे मुझे। जब से मैंने खुद आज़ादी चखी, उनकी कैद समझने लगी थी। और उनका एस्केप, खुद को बहलाना भी। जो नहीं है उसकी उदासी जीने के बजाय जो है उसी में अपनी दुनिया समेट लेना, माँ ये हुनर कितने अच्छे से जानती हैं। रात भर की यात्रा के बाद अगली सुबह मैं जयपुर से गंगानगर पहुंच चुकी थी और फिर 70 किलोमीटर आगे अपना गांव। थार के रेगिस्तान में बसे अपने इस गांव के सवेरे शहर में भी कितने याद आते थे मुझको। कमरे में लगा हीटर यूं चूल्हे के सामने बैठकर हाथ सेकने की जगह कभी नहीं ले पाया था। अभी माँ चूल्हे पर चाय चढ़ा चुकी थी। मैं उनके बनाए मेथी के लड्डू खा रही थी और पापा अपना हुक्का भरते हुए हमेशा की तरह खेती बाड़ी की सारी बातें मुझे बता रहे थे। कणक तो ठीक है पर साजी माड़ी, अब कल बरसात भी तो कम है। यानी गेहूं तो ठीक है पर साजी खराब थी, इस बार बरसात भी तो कम थी। मैं गौर से पापा की तरफ देख रही थी। हल्की सी झुर्रियों वाले इस चेहरे को मैंने कभी इन चिंताओं से आज़ाद नहीं देखा। तू बता क्या चले तेरा नाटक नोटक? पापा ने पूछा। मैं जवाब देती इससे पहले ही माँ बोल पड़ी। अभी कोई पूछने की बात है क्या? अपनी मीनों के काम में पीछे रही है? मैं और पापा दोनों हंस दिए। सब बढ़िया चल रहा पापा। और पता है क्रिसमस के दिन हमारी वही प्ले बैंगलोर में भी है, पूरा ग्रुप जा रहा है, मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा तो पापा बोले तो बहुत अच्छी बात है। पापा की आवाज में मैं अपने लिए गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन माँ चूल्हे पर उबलती चाय को मिरिये से पलटते हुए कुछ सोच रही थीं। फिर बोली, बेंगलोर बहुत दूर है। हाँ माँ बहुत दूर। फिर तो किया जासी? अरे माँ फ्लाइट से, हवाई जहाज से। हाँ सच्ची? माँ अपनी ठुड्डी पर हाथ लगाए हैरानी से मुझे देख रही थीं। तभी चाय उफनकर चूल्हे में गिरी। छम की आवाज से माँ का ध्यान उधर गया। उन्होंने अपने पल्लू से पकड़कर चाय वाली देगची चूल्हे से उठा ली। अरे माँ ध्यान से, कहते हुए मैंने कोने में रखी मिट्टी की सुराही उनकी तरफ सरका दी। देगची रखकर माँ सबके लिए कटोरियों में चाय छान रही थीं। अच्छा तेरो नाटक देखण किताक लोग आया? तेरो नाम बोलियो स्टेज पर? नाटक में वो लाल टोपी वालो आदमी भी हो? यानी अच्छा तेरा नाटक देखने कितने लोग आए थे? तेरा नाम बोला था स्टेज पर? नाटक में वो लाल टोपी वाला आदमी भी था?
हाँ माँ, उसे सैंटा कहते हैं, मैंने माँ को समझाते हुए कहा। माँ फिर से मेरी दुनिया के बारे में ढेर सारे सवाल पूछने लगी थी। मैं माँ की दुनिया के बारे में सोच रही थी। क्या बस इतनी सी ही थी वो, या उसे तलाशा जाना बाकी था? कितना अच्छा हो अगर कोई सैंटा उनके लिए भी क्रिसमस गिफ्ट लेकर आए और छुपा जाए किसी जगह जहां वो अपना इतना वक्त बिता देती हैं। शायद चूल्हे में आग जलाने के लिए जमा की लकड़ियों के बीच, शायद घंटों की मेहनत से बनाए गोबर के उपलों तले, या शायद दूर तक पसरे रेगिस्तान के किसी कोने में जहां वो डूबता हुआ सूरज अक्सर देर तक देखा करती हैं। आज खेत में पानी की बारी थी। माँ शाम की चाय पहुंचाने खेत गईं तो मैं भी उनके साथ ही चल पड़ी। हम एक रेतीली पगडंडी पर चल रहे थे जिसके किनारे कहीं कैक्टस उगे थे तो कहीं नन्हे पीले फूल जो सूरजमुखी जैसे दिखते हैं। मारा छैल भंवर रो कांगसियो पढ़ारा ले गई रे। माँ हमेशा की तरह धीमे धीमे गुनगुना रही थीं। मैं चारों तरफ फैले खेतों को देख रही थी। इस इलाके की यही खासियत है, कहीं ऊंचे ऊंचे टीले तो कहीं सरसों के गेहूं के खेत जिनमें नहरों से सिंचाई होती है। माँ यही वो बेरी थी ना, कहाँ गई? मैं पगडंडी के किनारे उस सूनी जगह को देखकर बोल पड़ी। काट दी, माँ इतना कहकर फिर गुनगुनाने लगी। पिढ़ारियां ले गई रे, हर बैरणियां ले गई रे। करीब आधे घंटे तक लगातार चलने के बाद हम खेत पहुंच चुके थे। पापा कंधे पर कस्सी लिए खेत के दूसरे कोने पर खड़े थे। पायजामा घुटनों तक मोड़ रखा था, स्वेटर उतारकर मेड़ पर रखी हुई थी। हमें आया देखकर दूर से ही हाथ हिलाया और हमारी तरफ आने लगे। मैं पानी से भरी क्यारियों को देख रही थी, भीगी मिट्टी की खुशबू को अपने भीतर समेटने की कोशिश कर रही थी। देख देख, माँ ने उंगली से इशारा करते हुए कहा तो मैं उस तरफ देखने लगी। बगुलों का एक झुंड आकर उस क्यारी में बैठ गया था। बुगलाओं भी ऊंचा उड़ के? यानी बगुलों से भी ऊंचा उड़ता है क्या? मैं माँ के सवाल को समझ नहीं पाई। क्या? मैंने पूछा। अरे वो जहाज, हवाई जहाज। हाँ माँ, बहुत बहुत ऊंचा, मैंने हंसकर कहा। माँ क्या आप तक उस बारे में ही सोच रही थीं? बादलों भी ऊंचो? माँ ने फिर पूछा। हाँ, बादलों से भी ऊंचा, मैंने कहा। माँ कुछ और कहती इससे पहले पापा आ गए। पानी की ये बारी लगने से बहुत खुश थे पापा। बार बार कह रहे थे कि अब चिंता की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही थे वो, बेहद शांत स्वभाव के। मैंने कभी उन्हें गुस्सा करते, तेज आवाज में बात करते नहीं सुना था। मैं माँ और उनकी बातें सुन रही थी, सोच रही थी कि माँ जैसे सवाल मुझसे पूछती हैं वैसे पापा से नहीं करती। पापा भी उनसे कभी नहीं पूछते। फसल कैसी होगी, बारिश समय पर होगी या नहीं, भाव कैसे मिलेंगे, ऐसी चिंताओं में डूबे मेरे पापा को शायद कभी इतना समय ही नहीं मिला कि माँ के मन को समझ पाएं। मीनू हवाई जहाज इतना ऊंचा उड़ है, डर तो लागता उसी नहीं? रात को जब हम अपनी अपनी रजाइयों में लेटे थे, माँ एक बार फिर अचानक से पूछ बैठी। नहीं माँ, डरने की क्या बात, मैंने कहा। बार बार एक ही सवाल करती मेरी माँ मुझे किसी छोटी रेगिस्तानी लड़की जैसी लग रही थी जो रोज रेत में मीलों चलती है, जो सैकड़ों हजारों कोस दूर की दुनिया का एक सपना देखती है मगर खुद भी उससे अनजान है। उस छोटी लड़की को उसके ख्वाब से मिलवाने की जिम्मेदारी अब मैं खुद पर महसूस कर रही थी। हमारे गांव के इस घर में गर्मियों में हम आंगन में कतार से चारपाइयां डालकर सोया करते थे। गांव में बिजली आने के बाद जब घर में कूलर आया तो माँ सबसे ज़्यादा खुश थीं। फ़ोन करके नानी को, बुआ को, सबको बताया था। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि रात को सोते वक्त कूलर के एकदम आगे मेरी चारपाई थी। उनकी खुशी इसमें ही थी। उनके कमरे की अलमारी में गोटे से सजा चूड़ियों का एक डिब्बा था। बाकी पूरी अलमारी में मुझे स्कूल कॉलेज में मिले इनाम और सर्टिफिकेट्स, घर के काम निपटाना, खेत में पापा की मदद करना और मेरे सपनों को पूरे होते देखना, बस उनकी दुनिया न जाने कब से इतने में ही सिमट गई थी।
माँ, आपका कोई सपना है? आज दोपहर मैंने माँ से पूछ लिया। मैं लैपटॉप लिए बैठी थी और माँ छत पर सुखाए टिंडों से कपास निकाल रही थीं। हाँ? माँ ने हैरानी से कहा, जैसे मैंने कोई बेहद मुश्किल सवाल पूछ लिया हो। अरे माँ, सपना सपना, जैसे नाटक लिखना मेरा सपना था, वैसे आपका भी तो कोई सपना होगा ना? माँ कुछ पल सोचती रहीं, फिर बोली, फसल बढ़िया हो जाए, तेरा नाटक बढ़िया हो जाए, बस। और? मैंने पूछा। और तो क्या पतो? माँ फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, कदी सोचियो ही कोनी। मेरे सामने बैठी उस औरत के लिए मेरे दिल में अचानक ढेर सारी करुणा उमड़ आई थी। कितनी मासूम मगर कितनी लाचार थी वो। उसे अपने सपने तक मालूम नहीं थे। फसल अच्छी हो जाए, बरसात समय पर हो जाए, मेरी जिंदगी में सब अच्छा रहे, इसके अलावा कोई जवाब नहीं था उसके पास। पर इन सब में वो कहाँ थी? मैं उसे कसकर सीने से लगा लेना चाहती थी, उसकी मासूमियत का माथा चूम लेना चाहती थी। मैं उससे माफी मांगना चाहती थी। माफी कि मेरे लिए, मेरे सपनों के लिए लड़ने वाली अपनी माँ के लिए मैं कभी कुछ नहीं कर पाई। शायद मैंने कभी कुछ करने का सोचा भी नहीं। अगले दिन मुझे वापस जयपुर के लिए निकलना था। मैं रात को पैकिंग में लगी थी। अंगीठी पर पांव सेकती माँ और हुक्का पीते पापा घर पूरा करने के बारे में बता रहे थे। 2 साल पहले ही पापा ने पक्के कमरे बनवाए थे। बारामदा बनना, गोबर से लीपे जाने वाले आंगन का पक्का होना अभी बाकी था। इस बार चने के अच्छे भाव मिले थे और अब मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, सो पापा कुछ पैसे जोड़कर फिर से काम शुरू करवा देना चाहते थे। मैनू फोटो जरूर खींची जहाज में बैठ गए, और खान पीने को ध्यान रखी। यानी मीनू फोटो जरूर खींचना जहाज में बैठकर, और खाने पीने का ध्यान रखना। माँ पापा की बात के बीच में ही मुझसे कहने लगी। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैंने कहा। फिर जरा रुक कर बोली, माँ आप मेरे साथ चलोगी बैंगलोर फ्लाइट में? मैं उन्हें अपने साथ ले जाने का मन तो बना चुकी थी, लेकिन पापा को, यहाँ तक कि खुद उन्हें राजी करना अभी बाकी था। जरूरी नहीं कि हर ख्वाब के अधूरा छूट जाने की वजह खराब हालात हों। कुछ सपने सिर्फ इसलिए पूरे नहीं हो पाते क्योंकि उन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, कभी कभी खुद हमारा भी नहीं। माँ की प्लेन में बैठने की ख्वाहिश भी वैसी ही तो थी। गांव के ऊपर से जब भी कोई प्लेन गुजरता, वो दौड़कर उसे देखा करती थीं। बचपन से मुझे भी दिखाती आई थीं, लेकिन शायद खुद उसमें बैठने की कल्पना नहीं की थी उन्होंने। रेत में धीमी चाल से चलती, लाल रंग ओढ़े बूढ़ी माई से साग सब्जी की बातें कर लेने वाली, कुएं से मीठे पानी का मटका लाते वक्त सालों से एक ही गीत गुनगुनाने वाली मेरी माँ की कल्पना शक्ति पहुंच ही नहीं पाई होगी वहां तक। लेकिन इस दबी सी इच्छा का जुगनू मैंने देखा था उनकी आंखों में, और मैं उसे यूं ही बुझने नहीं देना चाहती थी। माँ बहुत मजा आएगा, मैं चाहती हूँ आप मेरा प्ले देखो। पापा आप भी कुछ बोलो ना, ले जाओ मैं माँ को अपने साथ। मैं कभी माँ से मनोहार करती तो कभी पापा से। अरे मैं क्या करती हूँ तेरे साथ, और काम? यानी अरे मैं क्या करूंगी तेरे साथ, और काम? माँ बार बार यही कह रही थी। पापा एकदम चुप थे, लेकिन कुछ देर बाद बोले, काम की चिंता छोड़, तो सामान बांध। पापा के इतना कहने की देर थी कि माँ और मैं दोनों खुशी से चहक उठे। माँ तुरंत रजाई से निकली और सामान बांधने लगी। अपनी सारी नई पोशाकें, सारी ओढ़नियां अलमारी से निकाल कर रख दी। किसे रखूं, आ या आ? यानी कौन सी रखूं, ये या ये? माँ बारी बारी से एक एक पोशाक खुद से लगाकर देखती और मुझसे पूछती। जैसे तैसे कपड़ों की पैकिंग निपटी तो वो पापड़, मेथी के लड्डू, मूंगफली, खाने पीने का और भी न जाने क्या क्या सामान रखने लगी। जहाज में भूख लग गई तो? अरे माँ, फ्लाइट में सब मिलता है, मैं कह रही थी, लेकिन माँ मेरी एक भी सुनने के मूड में नहीं थी। अगली सुबह हम जयपुर के लिए रवाना हो गए।
माँ ने नानी, मौसी, बुआ सबको फ़ोन कर कर के ये बात बता दी कि 2 दिन बाद वो हवाई जहाज़ में बैठने वाली हैं। जयपुर पहुंचकर मेरे थिएटर के दोस्तों से मिलकर भी वो बहुत खुश हुईं। वो क्रिसमस का दिन था। हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। माँ तो जैसे खुशी से बौखला ही गई थीं। हर चीज को बच्चों की तरह देख रही थीं। आंखों में ढेर सारी उत्सुकता, ढेर सारी चमक। पूरे 2 घंटे बाद हम फ्लाइट में बैठे थे। विंडो सीट पर बैठी माँ फटी आंखों से बादलों को देख रही थीं। मैं कभी उन्हें देखती, कभी सेंटा की लाल सफेद टोपी पहने एयर होस्टेस को। हमें ऐसा क्यों लगता है कि कोई बूढ़ा आदमी जो बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करता है वही सेंटा है? क्या बड़ों की कोई ख्वाहिशें नहीं होती और उनका सेंटा? हम बच्चे क्यों नहीं बन सकते उनका सेंटा? मीनू देख अपा कितना ऊपर आ गया। बादल देख, बादल। माँ खिड़की से बाहर नजरें जमाए बोलती जा रही थी। कभी पूछती कि यहां से अपना गांव दिख सकता है, तो कभी दोहराने लगती कि गांव से तो जहाज दिखता है। मैरी क्रिसमस माँ। उनकी बातें सुनते हुए मैं हौले से बुदबुदाई। मुझे लगा इस पल मैं सेंटा बन चुकी थी। एक रेगिस्तानी औरत की मुट्ठी से सरकते रेतीले सपने पूरे करने वाला सेंटा। बस इतनी सी थी ये कहानी।